हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के जो जो पार्ट थर्ड है, यानी कि लास्ट लेक्चर है फंडामेंटल राइट्स का। तो इसमें जो है हम सारे आर्टिकल्स कवर करेंगे 25 से 32 जितने भी आते हैं, और टाइप्स ऑफ रिट्स भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले बोला है कि आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक किसके साथ डील करते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी कि आपको मजहब, जो भी आपका मजहब है उसमें क्या क्या फ्रीडम्स है, ये जितने भी फ्रीडम्स हैं, ये सारी फ्रीडम्स आपको आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक डिफाइंड है। इसी तरीके से बात करेंगे आर्टिकल 29 और 30 की। वो डील करते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के साथ ही, ध्यान रखें माइनॉरिटीज़ का। चलिए आगे। तो आर्टिकल 32 जो है लास्ट वाला, जो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। जितने भी आर्टिकल्स हैं उन सब की देखभाल और जो है प्रोटेक्शन, वो आर्टिकल 32 करता है। अब यहाँ पर 31, आप सोच रहे होंगे कि 31 कहाँ गया। मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बोला है 31 फंडामेंटल राइट हुआ करता था, और ये डील करता था प्रॉपर्टी के साथ, राइट टू प्रॉपर्टी के साथ। और इस चीज़ को रिमूव कर दिया गया है, आर्टिकल 31 को रिमूव कर दिया गया है और इसको लीगल राइट बनाया गया है। ठीक है, अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 25 से 28 तक। तो 25 आर्टिकल जो है वो खुद किसके साथ सेपरेटली डील करता है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट ऑफ रिलीजन। यानी देखिए, सबसे पहले इसमें बात करेंगे हम फ्रीडम ऑफ कंसाइंस की। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस क्या होता है दोस्तों? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस ये होता है, आप अपने रब के साथ, आप अपने मज़हब के जो भी आपके खुदा है, आपके भगवान है, उसके साथ आप किस तरीके की रिलेशंस बनाते हो, यानी कि आप कैसे मानते हो अपने खुदा को, ये सब आपको खुद तक है, यानी कि अपनी चॉइस है। इसमें एक स्टेट का कोई लेना देना नहीं है, गवर्नमेंट इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है, आपको अपने रब के साथ रिलेशंस बनाने हैं, दैट इज़ योर पर्सनल मैटर। इसमें स्टेट कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेगा। देखिए, दूसरा बोलता है राइट टू प्रोफेस, यानी कि अगर आप कोई मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, आपको ये फंडामेंटल राइट है कि आप ओपनली और फ्रीली इस बात को बोले कि मैं इस मज़हब से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरा ये बिलीफ है, मैं इसमें यकीन रखता हूँ, मेरा ये ईमान है। तो ये आपका फंडामेंटल राइट है। आपको हिंदुस्तान में जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आपको कोई नहीं बोल सकता है जी नहीं आप ये नहीं बता सकते हो, आपने क्यों बोला आप मुसलमान हो, आपने क्यों बोला आप हिंदू हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहे जिस भी मज़हब के साथ ताल्लुक़ रखते हो, आपको हक़ है वो चीज़ जो है सामने रखने का, बोलने का, डिक्लेयर करने का कि मैं इस मज़हब से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं मेरे ये बिलीफ से। ठीक है, चलिए, ये किसके साथ है? आर्टिकल 25 आपको डील करता है इस फ्रीडम के साथ। ठीक, चलिए अब बात करते हैं थर्ड सब क्लॉज की। जो आर्टिकल 25 है वो ये है कि राइट टू प्रैक्टिस, आप किस तरीके से अपनी इबादत करते हो, यानी कि आप में जो आपके रिलीजन में जो आपके रिचुअल्स है, जो आपको इबादत करने का तरीका है, वो आपको जो भी मज़हब में लिखा गया है आप वो अपनाएं, आपको कोई नहीं रोक सकता। वो आपको राइट टू प्रैक्टिस में आता है, जो कि डील करता है किसके साथ? आर्टिकल 25 के साथ। समझ आया? चलिए आगे। अब देखते हैं सब क्लॉज 4 किसके साथ डील करता है, राइट टू प्रोपेगेट। देखिए, आप अगर किसी भी मज़हब के साथ वाबस्ता रखते हो, चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, क्या हो, अपने मज़हब के बारे में जो आप उस रिलीजियस के व्यूज़ होंगे, यानी जो आपका मज़हब बताता है, वो आपको स्प्रेड करने से कोई नहीं रोक सकता। आप ये बता सकते हो कि हमारे मज़हब में ये चीज़ें हैं, हमारे मज़हब में ये चीज़ें मना की गई है, हमारे मज़हब में ये चीज़ें अगर हम करेंगे तो ये एक अच्छी चीज़ मानी जाती है। तो जो भी चीज़ें आपके मज़हब में होंगे उसको आप पब्लिसाइज़ करें, उसको आप जो है स्प्रेड करें, वो आपको आता है राइट टू प्रोपेगेट में, एंड विच डील्स विद द आर्टिकल 25। वो आपका राइट है, आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आर्टिकल 26 की। अब आर्टिकल 26 किसके साथ डील करता है? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। ठीक है, आप रिलीजियस अफेयर्स रख सकते हो जिस तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप यानी मतलब रिलीजियस अफेयर्स का मतलब ये होता है कि
आप मज़हब में आपकी जो भी हो गए, यानी कि कुछ मेले वगैरह होते हैं या उर्स वगैरह होते हैं, है ना, दरगाहों पे। तो इसी तरीके से आप कुछ भी करो, लेकिन वो जो है कॉन्फ्लिक्ट नहीं करनी चाहिए कुछ चीज़ों के साथ जो कि कानून में लिखी गई है। आप वो अफेयर्स जो है रिलीजियस अफेयर्स कर सकते हो जिससे बाकियों को नुकसान ना हो। वो सब चीज़ आपको करने का इजाज़त कॉन्स्टिट्यूशन देता है, जो आर्टिकल 26 के साथ डील करता है। ठीक है, चलिए और क्या बोलता है। टू establish and maintain institutions for religious and charitable purposes to manage its own affairs in the matters of religion। आप रिलीजियस के मामलों में इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश करते हो, जिस तरीके से मुसलमानों के मदरसे होते हैं इसी तरीके से हिंदुओं में भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, मजहबी इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर उनको जो है मजहबी नॉलेज दिया जाता है। तो इस तरीके से वो हम कर सकते हैं, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो वो जो है वहाँ पर मज़हब के जो भी आप प्रॉपर्टी ख़रीदते हो, आप जो है मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हो और उसको जो है आप ये जो है एडमिनिस्टर कर सकते हो, लेकिन कानून के मुताबिक। जिस तरीके से आपको कानून बताता है वैसे ही आपको जो है उसको एडमिनिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आर्टिकल 27 की। आर्टिकल 27 किसके साथ डील करता है, ये याद रखें, मेन हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो है कभी कभी क्वेश्चंस एमसीक्यूज ऐसे बनते हैं, नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे टैक्सेस फॉर द रिलीजियस विच यहाँ पर नीचे आएगा विच आर्टिकल डील्स विद द अबव स्टेटमेंट। तो इस स्टेटमेंट के साथ कौन सा आर्टिकल डील करता है, तो आपको ध्यान रहना चाहिए आर्टिकल 26 के किसके साथ, कि कोई भी इंसान अगर मज़हब के मामले में कोई फंड रेजिंग या किसी भी तरीके की ट्रांजैक्शन उसको होती है, तो वो उसको मज़हब के मामले में अगर वो कुछ यानी कि लेन देन करता है पैसों का, तो उसका जो है वो बिल्कुल ही उसका टैक्स एग्जमेंट होता है, उसको वो टैक्स नहीं देना पड़ेगा अगर वो रिलीजियस के मामलों में कोई चीज़ करता है, कोई ट्रांजैक्शंस वगैरह करते हैं। ठीक है, तो उसको जो है फ्रीडम मिलती है कि वो आर्टिकल देता है, आर्टिकल 27 उसको फ्रीडम देता है, किससे, कि आपको टैक्स वगैरह नहीं पे करने पड़ेंगे, बशर्ते ये कि काम जो है मज़हब के रिलेटेड होना है। अगर रिलीजियस के रिलेटेड है तो, अगर उसका पर्सनल है तो डेफिनेटली उसको देना पड़ेगा। अब आर्टिकल 27 जो है ये और एक डेफिनेशन है इसकी, इट स्पेल्स आउट द सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ स्टेट। यहाँ पर इसने क्या बोला, आर्टिकल 27 बोलता है कि स्टेट का कोई भी खुद का मज़हब नहीं है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था, है ना, सेक्युलर। मैंने जब आपको डेफिनेशन बोला था जो प्रियम्बल में आपको पढ़ाया था, सेक्युलर का मतलब यह है कि स्टेट का कोई भी मज़हब नहीं है और स्टेट खुद का कोई मज़हब नहीं है, लेकिन वो प्रोटेक्ट करता है हर एक मज़हब को, हर एक मज़हब के रिचुअल्स को, मतलब जो भी उसमें जो इंटरेस्ट्स होंगे, तो वो उन सब को जो है प्रोटेक्ट कौन करेगा, स्टेट करेगा। ठीक, ओके। हालांकि जो स्टेट का है वो किसी भी मज़हब को ऑफिशियल रिलीजन नहीं मानता है, क्योंकि यानी कि कोई यहाँ कितने मज़हब है, तो यहाँ पर इक्वालिटी की जब हमने बात की तो जाहिर सी बात है हमें मज़हब के बेसिस पर तो डिस्क्रिमिनेशन करना ही नहीं है। इसीलिए जो हिंदुस्तान में है उसका कोई मज़हब नहीं है वो, लेकिन वो प्रोटेक्ट करता है हर एक के मज़हब को। ठीक है, समझ आया, ओके। चलिए आगे फिर। अब आर्टिकल 28 की बात करते हैं। आर्टिकल 28 इज डीलिंग विद द फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। देखिए क्या बोलता है ना, कि आपको ये ग्रांट करता है कि आप रिलीजियस कुछ रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस आप अटेंड कर सकते हो, आप नहीं भी कर सकते हो। जिसमें अगर कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जहाँ पर आपको फोर्सफुली बताया जाता है आप रिलीजियस वर्शिप्स जो है करें, तो वहाँ पर फोर्सफुली जहाँ पर आता है तो वहाँ पर आपको बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है आपको राइट है, आप उसको डिनाई कर सकते हो। लेकिन कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जहाँ पर आपको अलाउड है कि वहाँ पर, जैसे कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस मैंने आपको अभी पढ़ाया था, वो खुद एक फंडामेंटल राइट है, तो वहाँ पर आपको रिलीजियस जो है वहाँ इंस्ट्रक्शंस आप ले सकते हो। लेकिन अब इसी के हवाले से गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट का किसी भी इंस्टीट्यूशन में आपको जो है फोर्स नहीं करवाया जाएगा गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। जैसे अब गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्या क्या हो गए, पहला आता है जो होली मेंटेन्ड बाय स्टेट होगा, यानी जिसको सरकार चलाती होगी पूरी तरीके से। दूसरा आता है जो रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट होता है, जैसे गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस है। इसी तरीके से कुछ स्कूल्स या इंस्टीट्यूशंस ऐसे होते हैं जो सरकार से एड लेते हैं, यानी कि सरकार से फंड लेते हैं, तो उनमें भी ये सारा जो आर्टिकल 28 है ये लागू होता है। ठीक है, और इसी तरीके से जो एडमिनिस्टर्ड बाय स्टेट बट एस्टैब्लिश्ड अंडर द रिलीजियस एंडाउमेंट है, इसको भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट करार दिया गया है, किसमें, आर्टिकल 28 में। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बन सकता है कि आर्टिकल 28 जो है
वो कौन सा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है आर्टिकल 28 जो है वो डिफाइन करता है फॉलोइंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। फिर ऑप्शन दी गए होंगे, 3 गलत दी होंगी और एक इनमें से दिया होगा, आपको बताना होगा विच वन इज़ करेक्ट। तो आपको इन चारों में से कोई एक अगर गिवन होगा तो उसको देना है, या किसी में ऐसा होगा कि मतलब कोई ऑप्शन ऐसे गिवन होंगे, इसमें से 3 गिवन होंगे और एक कोई अलग ही इंस्टीट्यूशन होगा, तो उसमें से बताना होगा कि कौन सा आर्टिकल जो है डील नहीं करता था, डिफाइन नहीं करता है फ्रॉम फॉलोइंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो आपको याद होना चाहिए, होली मेंटेन्ड बाय स्टेट ये भी तो डिफाइंड है 28 में, रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट ये भी तो 28 में डिफाइंड है, रिसीविंग एड्स हाँ ये भी है, तो एडमिनिस्ट्रेड हाँ ये भी है। कोई और ऐसा होगा जो नहीं होगा तो आपको वो समझ आना चाहिए कि ये ऑप्शन जो है यहाँ पर सही लगेगा। ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन कैसे बनेगा। चलिए, सो कमिंग टू द 29 एंड 30 आर्टिकल, अब ये किसके साथ डील करते हैं? देखिए 29 और 30 आर्टिकल जो है वो डील करते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के साथ। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स यहाँ पर मैं बात करता हूँ माइनॉरिटीज़ की। समझ आया? देखिए कैसे, आर्टिकल 29 की जब हम बात करते हैं तो वो बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट्स ऑफ माइनॉरिटीज़। जितने भी माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट्स है, जैसे किसी भी खत्ते में अगर किसी भी एरिया में, हिंदुस्तान के किसी भी एरिया में कुछ लोग रहते हैं, उनका एक अलग लैंग्वेज है, उनका एक डिफरेंट कल्चर है रेस्ट ऑफ द कंट्री से, जो है वो उठते बैठते बहुत डिफरेंट तरीके से हैं, जो बाकी कंट्री से बहुत डिफरेंट है, तो उनको ये राइट मिलता है। यानी माइनॉरिटी चाहे कोई भी हो, चाहे वो रिलीजियस बेस पे हो, चाहे वो जो है लैंग्वेज बेस पे हो, तो उनको ये राइट मिलता है कि वो अपने इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हैं, उनको चला सकते हैं। ठीक है, तो उसमें जो है उनको ये पूरा हक मिलता है कि अपनी लैंग्वेज को वो कंजर्व कर सके, अपने जो है कल्चरल जो उनका कल्चर है उसको वो कंजर्व कर सके। ये उनको फंडामेंटल राइट है, और ये राइट आर्टिकल 29 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है, जो फंडामेंटल राइट में आता है, वो डील करता है। क्या, फिर से दोहराता हूँ, कोई भी एरिया जहाँ पर एक डिफरेंट तरीके की लैंग्वेज है, एक डिफरेंट तरीके का कल्चर है, वो माइनॉरिटीज़ जो है उनको, उस माइनॉरिटी ग्रुप को ये एक राइट मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशन ये एक राइट देता है कि वो अपने लैंग्वेज को, कल्चर को कंजर्व कर सकते हैं। और माइनॉरिटीज़ चाहे वो ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज हो या ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन हो, उन दोनों को यहाँ पर मिलता है। बशर्ते ये देखिए, यहाँ पर बोलेगा हिंदू की हम भी प्रिजर्व करेंगे, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए है। ठीक है, अब माइनॉरिटीज़ में कौन कौन आते हैं? मुसलमान आते हैं, जैन आते हैं, सिख आते हैं, जो भी। चलिए अब आगे और क्या बताता है। नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन। हाँ, किसी भी सिटीजन को एडमिशन लेने से रोका नहीं जा सकता है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। ठीक है, जो कि स्टेट उसको मैनेज कर रही होगी, चाहे वो रिकॉग्नाइज्ड होगी या खुद एक स्टेट की होगी, ऑन द बेसिस ऑफ, यानी उसके मज़हब पे नहीं देखा जाएगा, उसकी लैंग्वेज पर नहीं देखा जाएगा, उसकी ज़ात पात क्या है इस पे नहीं, बिल्कुल भी कंसिडर नहीं, नो, उस पर जो है उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। हर एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जहाँ पर भी वो जाना चाहेगा वो जा सकता है। यानी इन फेवर ऑफ माइनॉरिटीज़ यहाँ पर बोला है कि माइनॉरिटीज़ को रोक नहीं सकते हैं किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने का। ठीक, किसके कौन डील करता है इसके साथ? आर्टिकल 29। ओके, आई होप यू गेट द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं आर्टिकल 30 की। आर्टिकल 30 किसके साथ डील करता है भैया? देखिए, आर्टिकल 30 जो है वो बताता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। माइनॉरिटीज़ जो है अपने इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हैं, उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ खोल सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। एक जम्मू में भी हमारा एक, जहाँ तक मैं जानता हूँ, जम्मू में भी एक कॉलेज है, आई थिंक नाम लेना सही नहीं रहेगा, वहाँ पर भी एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट, एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, वो माइनॉरिटीज़ बेस्ड है। ठीक है, माइनॉरिटीज़ बेस्ड है, मतलब माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, एक अच्छा कॉलेज है, रेप्यूटेड कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज, वो भी जो है इसी कैटेगरी के अंडर आता है। ये आर्टिकल 30 जो है बोलता है कि माइनॉरिटीज़ को ये राइट है कि वो एस्टैब्लिश और एडमिनिस्टर करे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, जिसमें जो है वो एजुकेशन भी डाल सकते, मतलब एजुकेशन भी रख सकते हैं, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस भी बना सकते हैं। ठीक है, तो वो उनको जो है उस प्रॉपर्टी को ओन कर सकते हैं, यानी कि उसको डिस्पोज करने का भी उनको राइट है, जो भी वो इमूवेबल प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं। ओके, ये आर्टिकल कौन के साथ? देखिए आर्टिकल 30, ध्यान रहो,
ध्यान रखो, आर्टिकल 30 डील करता है किसके साथ? राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, माइनॉरिटीज, ये याद रखो, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग टू द लास्ट आर्टिकल ऑफ द फंडामेंटल राइट्स विच इज़ आर्टिकल 32। यहाँ पर आप बोल रहे होंगे आपने तो 31 खाया है, मैंने आपको पहले ही बोला आर्टिकल 31 जो है ये क्या था बताओ? प्रॉपर्टी राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट्स में, इसको रिमूव कर दिया गया है। अब ये फंडामेंटल राइट नहीं बल्कि एक लीगल राइट है। इसीलिए हम सीधे बात करेंगे आर्टिकल 32 पे। देखिए आर्टिकल 32 एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, फंडामेंटल राइट्स में आता है, और जितने भी फंडामेंटल राइट्स है उन सब को प्रोटेक्शन जो है वो कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट ही करता है। लेकिन उस सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर कौन करता है? आर्टिकल 32। यानी मैं आपको अगर डेफिनेशन बताऊं आर्टिकल 32 की, आर्टिकल 32 जो है वो एम्पावर करता है सुप्रीम कोर्ट को। क्यों, किस चीज़ के लिए एम्पावर करते हैं? जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनको एनफोर्स करें। क्या? जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनको एनफोर्स करें। यानी अगर किसी भी फंडामेंटल राइट में किसी भी तरीके का वायलेशन होता है तो सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि वो जो है इसके ऊपर रिट्स फाइल करें, रिट्स जो है फाइल करें। अब रिट्स क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ पर आप देख लीजिए जो मैंने यहाँ पर बोला है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इस चीज़ को बोला है आर्टिकल 32 को, ये फंडामेंटल ऑफ फंडामेंटल राइट है, यानी बुनियाद है ये, ठीक है, बुनियाद है ये किसकी? फंडामेंटल राइट्स की। फंडामेंटल राइट्स की बुनियाद कौन है? आर्टिकल 32। यानी उनको जो है प्रोटेक्शन अगर कोई आर्टिकल देता है तो वो आर्टिकल 32 है। और क्या बोला डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को? बोला दिस इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहां पर आपको समझ आ गया होगा कितना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक। ओके, तो आर्टिकल 32 जो है किसको एम्पावर करता है? सुप्रीम कोर्ट को, कि एनफोर्स करे वो जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं। और इसी तरीके से कुछ पावर्स जो हैं, जो पावर्स सुप्रीम कोर्ट को देता है आर्टिकल 32, वही पावर्स जो है हाई कोर्ट को भी देता है। कौन? लेकिन 32 नहीं देता है। आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है आर्टिकल हाई कोर्ट को एम्पावर करता है कि वो जितने भी पावर सुप्रीम कोर्ट को है एनफोर्स करवाने के लिए जो फंडामेंटल राइट्स, वो हाई कोर्ट को भी है, ठीक है। अब हाई कोर्ट को फिर डिफरेंस क्या है? देखिए यहाँ पर ये 226 है ना, ये खुद एक फंडामेंटल राइट नहीं है, और फर्क सिर्फ ये है कि आर्टिकल 32 है। जब मैं कहता हूँ कि 12 से लेकर के 35 तक आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स डील करता है, तो इसमें तो 32 भी आ गया, ठीक है। तो आर्टिकल 32 जो कि प्रोटेक्ट करता है फंडामेंटल राइट्स को, वो खुद एक फंडामेंटल राइट है। लेकिन यहाँ पर 226 जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है, बल्कि पावर्स उसको सेम है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर करता है, और आर्टिकल 226 जो है हाई कोर्ट को एम्पावर करता है, ठीक है। चलिए जी।